हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और सिविक्स में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये मैं जो है वीडियो होगी और हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। और आशा करती हूँ कि आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय या उच्चतर न्यायालय। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, योजना आयोग जो है वो क्या है, कौन सी संस्था है जो लोक शिकायत संबंधित नहीं? तो योजना आयोग है जो लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। योजना आयोग क्या है? ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये क्या है? ये गैर संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक ये संस्था है। ठीक है, और जिसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 में की गई थी। और 1 जनवरी 2015 से जान लें, 1 जनवरी 2015 से क्या है कि यह समाप्त कर दी गई योजना आयोग और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। जानते होंगे आप नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से, इसके स्थान पर इसे नाम बदल दिया गया है इसका। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? ठीक है, अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा योजना आयोग। सेकंड क्वेश्चन है, द्विसदनावाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? अध्यक्षात्मक शासन, संस्थापक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संस्थापक जो है यानी संसदात्मक। ठीक है, यहाँ पे ये संसदात्मक व्यवस्था हो गई, संसदात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। ये कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, संघात्मक व्यवस्था। तो द्विसंवाद जो निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किसी एक की अनिवार्य विशेषता है तो वह संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, द्विसंवादवाद यानी संघात्मक व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता, संघवाद के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन दो या अधिक स्तर के सरकारों के बीच होता है, दो या अधिक, ठीक है, बीच। थर्ड क्वेश्चन है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्वान कानूनों से बधा हुआ है, बी है, सी है, समस्त कानूनों से ऊपर है और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यमान कानूनों से बधा हुआ है। ठीक है, लॉक का विश्वास था कि जो संप्रभु है वो क्या है? विद्वान जो कानून है उससे क्या है? वह बधा हुआ था। तो जॉन लॉक एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे और उनका विश्वास था कि संप्रभु जो है विद्यमान है वो कानूनों में बधा हुआ है। ठीक है, जो विद्यमान, ठीक है, यहाँ पे विद्यमान, विद्यमान कानूनों से बधा हुआ है। आज काफी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राजकीय सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? स्वामी पुरोहित दुर्ग कोश। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरोहित। पुरोहित क्या है? नहीं है। स्वामी है, दुर्ग है, कोश है, मित्र है, इसके अलावा, ठीक है, एक स्वामी, दूसरा दुर्ग, तीसरा है कोश, चौथा क्या है? मित्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ भी पूछ लेता है इसमें से। पांचवा है इसमें अमात्य। ठीक है, अमात्य या मंत्री, एक तरीके से कर सकते हैं, मंत्री। छठा है इसमें जनपद, जनपद। और सातवां है इसमें दंड। ठीक है, दंड। तो इसमें कौन सा नहीं है? पुरोहित नहीं है। और ये 7 आप याद करके रखें, इसमें से कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कौटिल्य द्वारा जो प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत है
उसमें 7 हैं। स्वामी, दुर्ग, कोष, मित्र, अमात्य, जनपद, मंत्र और दंड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, एबी डायसी, जेलिने, जे बी सा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, जेलिने। ठीक है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनो का है। एक आधुनिक राज्य विधान के बिना राज्य नहीं अपितु क्या है? अराजकता का शासन। यह कथन किसका है? तो यह है जेलिनो का। और ठीक है, और लॉर्ड ब्राइस, एबी डायसी, जेबिसा इनका नहीं है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है, वह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का पति। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कौन डिसाइड करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह इसे डिसाइड करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कौन से में? 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, यह इस बात का निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक से संबंधित मामले में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार इसमें प्राप्त नहीं है। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल आवश्यक तत्व नहीं? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशों द्वारा मान्यता। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो जैसा कि विदेशों द्वारा मान्यता, यानी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक नहीं है कि वो विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्या है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? यह है धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक की सहायता, सी है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या है जो शामिल नहीं है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार की स्वतंत्रता लोगों का क्या है? ये मौलिक अधिकार है। ये क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। ठीक है, ये राज्य के नीति से तत्वों में नहीं आता है। और इसे किसमें, इसको किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 में है ये मौलिक अधिकार। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों की निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये सब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल होता है। 10th क्वेश्चन है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, टैगोर, नेहरू। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने खुद ही कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, जैसा कि इनकी जो इन्होंने विचार व्यक्त किए थे, जो चीजें बुक्स लिखी थी उसको गांधीवाद जैसा नाम दिया गया, तो इन्होंने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के में इनका विशेष योगदान था, आप जानते ही हैं। सत्य और अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। और 1936 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं। कब कहा था? 1936 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने कहा था। 11th क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूसो। लोक संप्रभुता के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया है रूसो ने। देखिए, रूसो कहाँ का था? फ्रांस का। ठीक है,
ये फ्रांस का महान दार्शनिक था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 मशहूर क्रांति। रूसो ने अपनी लेखनी से जनता को इसमें जागरूक किया था और लोकबीज संप्रभुता की संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का एक सारत्व है और उसके अनुसार प्रभुसत्ता की सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है, जो कि किसी भी समुदाय के सभी सदस्यों की तात्विक इच्छा का योग है। उसके अनुसार कोई प्रशासक अपनी इच्छा को अज्ञाप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण हमेशा बहुमत की इच्छा से होना चाहिए। तो रूसो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, बेंथम, हॉब्स वर्क। राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स क्या है? एक राजनीतिक विचारक भी था और उसकी गणना राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों में होती है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में व्यापक अंतर होता है और उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्राकृतिक कानून की कल्पना जो है अलग है और उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। और हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में व्यापक अंतर है। उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। क्या कहता है कि प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ है कि प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा, ठीक है, आत्म रक्षा हेतु आवश्यक ठीक है, आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को, जो सभी कार्य हैं, समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी है। ठीक है, करने की क्या है? स्वतंत्रता है। हॉब्स से कहता है और प्राकृतिक कल्पना इससे से क्या है? अलग है। तो निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो यह राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हॉब्स। 13 क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 37 होगा। तो अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, ये जो है तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। तो अनुच्छेद क्या है? ये 37 है। जैसा कि 36 से 51 तक, ये 36 से 51 तक राज्य के जो नीति निषेध तत्व है इनको भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 है ये, इसमें शामिल हैं और ये संविधान की आत्मा तथा चेतना ये कहलाते हैं। भाग 3 और 4 मिलकर भाग 3 में जैसा कि मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है और चेतना ये कहलाते हैं। और अनुच्छेद 37, ठीक है, 37 में इसके द्वारा 14 क्वेश्चन है, राज्यसभा के विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, राज्यसभा के विशिष्ट ज्ञान तथा व्यापारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो राज्यसभा के विशिष्ट ज्ञान पारंपरिक अनुभव संपन्न कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो वो होते हैं 12 लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में ये अपना ख्याति प्राप्त होते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज सेवा और कला के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये, यह कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? ठीक है, यह कथन
कौन सा कथन है कि स्वतंत्रता, ठीक है, और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। तो ये संबंधित है डायसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन और डरा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता ये क्या है, ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं, यानी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और समानता भी हो, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। और हमारी 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।